हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सी नोटिफिकेशन के बारे में या फिर आप कह सकते हो वैकेंसी के बारे में बताने वाली हूं, जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से रिलीज किया गया है। इससे जुड़ा वीडियो मैंने कल ही आपके साथ शेयर किया था, जिसमें कि मैंने जनरलाइज तरीके से बताया है कि क्या क्या पोस्ट रिलीज किए गए हैं, क्योंकि उनमें से कुछ पोस्ट ऐसे थे जो कि टीजीटी बायोलॉजी या पीजीटी बायोलॉजी के लिए थे। उस रिगार्डिंग में भी मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ पोस्ट हैं। तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑब्वियसली पीडीएफ को पढ़ा, अगर उनकी एलिजिबिलिटी होती है तो वो अपने अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे वो उनके ऊपर है। बट काफी ऐसे भी स्टूडेंट थे जो कि पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और वो चाह रहे थे कि मैं स्पेसिफिकली फॉर बायोलॉजी सेक्शन जो है इस वीडियो में कवर करूं। तो मेक श्योर अगर आप बायोलॉजी के अलावा लाइक हिंदी, संस्कृत, मैथ्स, बाकी सारे डिपार्टमेंट का सारा इंफॉर्मेशन अगर जानना चाहते हैं तो आप इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, या फिर जो हमारा एक दूसरा नया चैनल है दैट इज जॉब एस्पायर हब, उस चैनल पे विजिट करके पूरा का पूरा जनरलाइज्ड बेसिस पे जो है वहां पे वीडियो अवेलेबल है, तो उसको एक बार देख सकते हैं कि क्या और कैसे जो है सारा का सारा रूल एंड रेगुलेशन काम करेगा। अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ साइंस सेक्शन को जो है कवर करने वाली हूँ, क्योंकि जो हमारे सीएसआई नेट के स्टूडेंट है या डिफरेंट एग्जाम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं ना, उनमें से बहुत से ऐसे स्टूडेंट है जो कि पार्ट टाइम में जो है अलग से बीएड या फिर टेट एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं आप कि वो क्वालिफाई कर चुके हैं। क्योंकि मुझे बच्चों के मेल आते हैं तो मुझे पता चलता है कि मतलब काफी ऐसे स्टूडेंट है जो बैठ के सिर्फ सीएसआई नहीं कर रहे हैं, उसके साथ वो साइड बाय साइड जो है कुछ ना कुछ टीचिंग डिग्री भी एक तरीके से ले रहे हैं। तो क्योंकि इन सारे पोस्ट में जो है कहीं ना कहीं आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के अलावा एडिशनल जो है टीचिंग डिग्री भी मांगी जा रही है, जिसमें कि डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन की आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके बेसिस पे डिप्लोमा या टेट या फिर बीएड की डिमांड की जा रही है। तो अगर आप भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने टेट या बीएड या फिर डिप्लोमा कर रखा है, तो इन दैट केस ये वैकेंसी जो है आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। मैं वन बाय वन पूरे जनरल इंस्ट्रक्शन भी कवर अप करूंगी, उसके बाद हम देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप कहाँ कहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा ऑब्वियसली पोस्ट बहुत सारे हैं, सबके बारे में बताना पॉसिबल नहीं है, तो मैं एक हेल्प ये कर सकती हूँ कि ये जो पीडीएफ है ये मैं टीचिंग पाठशाला का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे मैं इसको शेयर कर दूंगी, क्योंकि इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया है। और साथ ही साथ जो है मैं आपको पेज नंबर भी बताती चलूंगी कि कहाँ पे आप पीजीटी बायोलॉजी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिटेल में समझ सकते हैं, कहाँ पे टीजीटी का डिटेल में समझ सकते हैं। इसके अलावा दैट इज पीसीबी डिपार्टमेंट के लिए भी इन्होंने निकाला है, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए भी निकाला है, वहां पे भी साइंस के बच्चे एलिजिबल होते हैं अगर वो सारी की सारी जो एलिजिबिलिटी है उसको होल्ड करते हैं। तो चलिए वन बाय वन जैसे कि देख लेते हैं यहाँ पे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा रिलीज किए गए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में, जिसके अनुसार जो है इन्होंने टीचर की भर्ती के लिए जो है एक तरीके से नोटिफिकेशन निकाला है, यानी कि टीचर्स के रिक्रूटमेंट के लिए इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है। अब अगर हम टीचर्स की बात करें तो आपको जो है यहाँ पे जो पोजीशन मिलेगा वो होगा दैट इज पीआरटी का, ठीक है, टीजीटी का, पीजीटी का, ये सारे पोस्ट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और अगर हम इन सबका कैलकुलेशन करते हैं तो लगभग 700 से भी ज्यादा पोस्ट है। और अगर हम इसके अलावा भी, क्योंकि बहुत सारे और भी पोस्ट दिए गए हैं, जैसे कि हो गया अलग अलग लैब असिस्टेंट्स का, इसके अलावा लाइब्रेरियन का, ठीक है, जूनियर एनालिस्ट का, तो इन सबको भी अगर मिलाया जाए जो कि नॉन टीचिंग पोस्ट होता है, तो अगर टोटल देखा जाए तो लगभग 1000 से भी ज्यादा जो है पोस्ट एक तरीके से रिलीज की गई है। तो इस वीडियो में जो है हम सारे हाइलाइट्स के बारे में समझेंगे कि रिक्रूटमेंट के मामले में जो है क्या क्या एक तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है और कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ की पॉइंट्स आपको जरूर बता दूंगी, ताकि उसी के अकॉर्डिंग जो है आप आगे बढ़ सके। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, ताकि आपको आने वाली टाइम में जो है कोई भी रिक्रूटमेंट अगर आए, कोई भी इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट आए, तो आपको जो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके इस चैनल के माध्यम से। और अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आती है तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि इट इज अ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो कि टीचर्स के रिक्रूटमेंट के लिए एक तरीके से बहुत सारे पोस्ट यहाँ पे रिलीज किए गए हैं। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। जो भी एज लिमिट है यहाँ पर, एज लिमिट में जो है बहुत अच्छी रिलैक्सेशन की गई है कोविड के कारण, और वो रिलैक्सेशन जो है ऑब्वियसली रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग भी वैरी कर रही है, जो कि इसी पीडीएफ में बताया गया है। और जो एज का रिलैक्सेशन होगा ना, वो 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग जो है कैलकुलेट किया जाएगा, यानी जितनी भी आपकी एज लिमिट है वो 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग जो है कैलकुलेट होगा। लास्ट डेट जो है इस फॉर्म को अप्लाई करने की वो रहने वाली है 6 फरवरी 2025, ठीक है। अब जो बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनेगा।
आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है, जो भी क्वालिफिकेशन स्पेशली इन लोगों ने मांगा है, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, डिफरेंट लाइक टीचिंग एग्जाम का आपके पास सर्टिफिकेट हो, टेट हो, बीएड हो, कोई भी एग्जामिनेशन जो इन्होंने डिमांड की है इन दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उन सारे एग्जामिनेशन का जो प्रूफ है या फिर सर्टिफिकेट है वो आपके पास जो है 6 फरवरी 2025 से पहले आ जाना चाहिए। जैसे मैं एक रफली एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए आपने बीएड दिया है और बीएड का आपके पास अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो वो रिजल्ट जो है आपके पास 6 फरवरी 2025 से पहले आ जानी चाहिए, तो ही आप अप्लाई करेंगे। और अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका फिलहाल में जो है कोई भी डिग्री चल रहा है यानी कि ऑनगोइंग है, तो इन दैट केस आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, स्पेशली वो डिग्री जो इन्होंने डिमांड की है। और अगर वो डिग्री अभी ऑनगोइंग है, आपने कंप्लीट नहीं की है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस चीज के लिए जो है इन्होंने एक तरीके से मना कर दिया है। तो कोई भी क्वालिफिकेशन का प्रूफ आपके पास जो रहेगा वो 6 फरवरी 2025 से पहले पहले आपके पास आ जाना चाहिए। ठीक है। अब अगर हम प्रोसेस की बात करते हैं कि इन सारे पोस्ट के लिए, क्योंकि अलग अलग जो जोन है, क्योंकि दैट इज आरआरबी का जो रिक्रूटमेंट है यहाँ पे टीचर्स के लिए वो अलग अलग जोन के लिए निकला है, क्योंकि दैट इज अगर हम रेलवे की बात करते हैं तो अलग अलग जोन में वो अवेलेबल है। आपको किस जोन के लिए अप्लाई करना है वो डिपेंड करता है 2-3 फैक्टर पे। पहला, आप ये भी देख सकते हैं कि किस जोन में जो है सबसे ज्यादा पोस्ट या सबसे ज्यादा वैकेंसी निकली है, और दूसरा कि जिस जोन को आप सिलेक्ट कर रहे हो उस जोन में आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है या नहीं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपने बायोलॉजी पढ़ा है तो आप हिंदी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे या मैथमेटिक्स पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे, तो आपका डिजायरेबल पोस्ट भी उस जोन में होना चाहिए। और दूसरा कि उसके लिए जो है प्रॉपर सीट भी अवेलेबल होना चाहिए। इसी ब्रोशर में जो है इन्होंने एक तरीके से किस जोन में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं और कौन कौन से पोस्ट अवेलेबल है, ये चीज भी जो है इसी पीडीएफ में इन्होंने दे रखा है। आप देख सकते हैं पीडीएफ का टोटल जो साइज है लगभग 109 पेजेस है इसमें। ठीक है, तो हम वन बाय वन देखेंगे, मेन मेन डिटेल्स को मैं कवर करूंगी। इसके अलावा अगर आप इस पोस्ट के लिए मतलब फॉर्म भरना चाहते हैं तो ऑब्वियसली एक बार आपको अपनी तरफ से इसको अच्छे से रीड आउट जरूर करना होगा। कमिंग टू द सिलेक्शन क्राइटेरिया, सबसे पहले जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ठीक है, और फॉर्म में आपको सारी की सारी चीजें जो है बहुत प्रॉपर ढंग से डालना है। ध्यान रहे एक और चीज मेंशन किया गया है कि फॉर्म भरते टाइम जो आप अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी डालेंगे वो चीजें जो है आगे चल के आप चेंज नहीं कर सकते हैं करेक्शन विंडो के द्वारा। ठीक है, और करेक्शन करने के लिए भी मान लीजिए फॉर्म भरते टाइम आपने कोई गलती कर दी तो उस केस में जो है लगभग आपसे 250 रुपए चार्ज किए जाएंगे। तो बेटर होगा कि आप जो फॉर्म भरेंगे तो उस केस में जो है आप गलतियां ना करें, वरना 250 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। और उस केस में भी आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है चेंज नहीं की जा सकती है, मतलब वो करेक्शन के अंडर में नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किस तरीके से सिलेक्ट किया, तो आपने फॉर्म भर दिया। दूसरा जो है यहाँ पे आपका सीबीटी एग्जाम होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें कि आपको जो है लगभग जो क्वेश्चन मिलेंगे वो मिलेंगे 1 मार्क्स के। ठीक है, 1 मार्क्स का जो है एक क्वेश्चन होगा, और टोटल जो क्वेश्चन आपको टोटल जो मार्क्स होगा दैट इज 100 मार्क्स होगा, यानी कि लगभग 100 क्वेश्चन मिलेंगे। और अगर आप गलती करते हो तो 1/3 जो नंबर होगा वो आपका नेगेटिव की तरह काट लिया जाएगा। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि सीबीटी किस बेसिस पे होगा, वो डिपेंड करता है आप किस ब्रांच से बिलोंग करते हैं। ठीक है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके बेसिस पे सीबीटी होगा। उन्होंने जो है एक तरीके से सिलेबस को इसी पर्टिकुलर पीडीएफ में जो है डिटेल में मेंशन कर दिया। मैं आपको शो भी कर दूंगी कौन कौन से पेजेस पे वो मिल जाएगा, क्योंकि पोस्ट बहुत ज्यादा है तो जिस वजह से जो है अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे सिलेबस मेंशन कर दिए गए कि किस सिलेबस से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, और इसके अलावा मान लीजिए आपने सीबीटी एग्जाम क्लियर कर लिया, अब उसके बाद क्या होगा, सीबीटी एग्जाम क्लियर करने का भी कैटेगरी वाइज जो है डिफरेंट डिफरेंट कट ऑफ दिया गया है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। मान लेते हैं आपने सीबीटी एग्जाम क्लियर कर लिया, तो उसके बाद जो है आपका एक तरीके से स्किल टेस्ट होगा जिसको कि आप इंटरव्यू की तरह ले सकते हैं। ठीक है, और इंटरव्यू का भी एक पर्टिकुलर रेशियो है कि हाँ कितना रेशियो हम किसको दे रहे हैं, इंटरव्यू को कितना दे रहे हैं, सीबीटी को कितना दे रहे हैं, इस तरीके से। ठीक है, इंटरव्यू को भी उन्होंने डिवाइड किया है। और अगर आप स्किल टेस्ट या इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं देन जो है आपका यहाँ पर एक तरीके से मेडिकल होगा। तो मेडिकल भी पास करना जरूरी है, मेडिकल का भी उन्होंने क्राइटेरिया दिया है कि मेडिकल में वो ये क्या क्या चेक करेंगे। तो सबसे पहले आई विल सजेस्ट कि आप मेडिकल देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप मेडिकली अनफिट हैं अप्लाई करने के लिए तो फिर ऊपर के तामझाम करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो आप मेडिकल जो यहाँ पे उन्होंने प्रेफरेंस डाली है उसको भी सबसे पहले चेक कर लीजिएगा। उसके बाद जो है फाइनली आपका सिलेक्शन होगा, और चांसेस है कि जिस जोन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसी जोन में जो है आपका एक तरीके से जॉब भी लगेगा। ठीक है, तो ये थी मेन चीजें जो कि पूरे फॉर्म में बताई गई हैं। फिर भी कुछ कुछ चीजें यहाँ पे रह गई हैं जिसको कि हम वन बाय वन जो है इस वीडियो में डील कर लेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ अभी तक की सारी बातें जो है आपको एक तरीके से समझ में आ गई होंगी। चलिए अब आगे हम समझते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स के मामले में अगर देखते हैं तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ। एप्लीकेशन जो है 7 जनवरी 2025 से शुरू हो चुकी है, आखिरी डेट जो है यहाँ पर 6 फरवरी 2025 रहने वाली है।
और करेक्शन विंडो जो है ये 9 फरवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच में आपको दैट इज ओपन मिल जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा जो है सीबीटी का डेट क्या होगा या फिर अलग अलग जो ये सिलेक्शन प्रोसेस करेंगे उसका डेट क्या होगा, ये सारी चीजें जो है ये वेबसाइट पे ही मेंशन कर देंगे। तो आपको जो है रेगुलर बेसिस पे वेबसाइट एक तरीके से विजिट करते रहना है। तो वही यहाँ पे मेंशन है, दी ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड बाय दी आरआरबीज फ्रॉम द एलिजिबल nationals and other nationals brought out for the various posts of the ministerial and isolated category in the various zonal railways and production unit of Indian Railway। ठीक है, आपको फॉर्म जो है ऑनलाइन ही अप्लाई करना है और किसी मोड में आपको फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, ऐसे कैंडिडेट जो कि अपने रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, चाहे वो फाइनल ईयर में हो, अगर उनका कोई भी रिजल्ट ठीक है 6 फरवरी 2025 के अंदर अंदर नहीं आता है तो इन दैट केस आप जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कोई भी फॉर्म को भरने से पहले, यानी कि ये जो फॉर्म निकला है उसको भरने से पहले एक बार बोला गया है कि आप जो है सारे इंस्ट्रक्शन को एक बार अच्छे से पढ़ लें ताकि आपसे गलतियां ना हो, क्योंकि गलतियों को सुधारने के लिए जो है आपको यहाँ पे 250 रुपए पे करने होंगे। एप्लीकेशन ऑनलाइन ही आपको देना है। ठीक है, और आप जो है सिर्फ एक ही आरआरबी में अप्लाई कर सकते हैं, एक ही जोन में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मल्टीपल जोन में जो है आपने अप्लाई कर दिया हो। सो कैंडिडेट कैन अप्लाई टू ओनली वन आरआरबी, सिर्फ एक ही आरआरबी में कोई भी एक जोन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल अगर आरआरबी में आप अप्लाई करते हैं तो इन दैट केस आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी यहाँ पे देखे जाएंगे जो कि होगा लास्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन। और आपको कोई भी सेंटर या सिटी जो है सीबीटी एग्जाम के लिए एलोकेट की जाएगी बेस्ड ऑन द फिजिबिलिटी, यानी जहां पे सीट है, जहां पे अवेलेबिलिटी है उसके बेसिस पे जो है एक तरीके से आपको अलॉटमेंट मिलेगा। और कोई भी रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं की जाएगी टू चेंज द एग्जामिनेशन सेंटर, ये बात यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, मैंने आपको समझा दिया क्या क्या रहने वाला है यहाँ पे, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। और हाँ, अगर मल्टीपल शिफ्ट में सीबीटी एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ऐसा इन्होंने मेंशन करके रखा है। और अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, सीबीटी को क्वालिफाई कर लेते हैं, तो उसके बाद जो है आपका ट्रांसलेशन टेस्ट हो सकता है या फिर परफॉर्मेंस टेस्ट हो सकता है या फिर टीचिंग स्किल टेस्ट हो सकता है, जो भी एप्लीकेबल होगा इन टर्म्स ऑफ योर पोस्ट, उसके बेसिस पे जो है दैट इज इंटरव्यू या फिर स्किल टेस्ट आपका हो सकता है। ठीक है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा और उसके बाद जो है कहीं जाकर आपका सिलेक्शन होगा। नेगेटिव मार्क्स मैंने बता दिया, 1/3 जो है मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा फॉर द नेगेटिव क्वेश्चंस। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे कैंडिडेट जो है सिर्फ एक ही एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं, यानी एक ही जोन में जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल अगर आप आरआरबी के लिए अप्लाई करते हैं तो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो है मान लीजिए अगर आप पहले से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू या अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो इन दैट केस आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, आपका जो भी नाम या आपके फादर का नाम होगा वो आपको किसके अकॉर्डिंग लिखना है, जैसा नाम या जैसा सब कुछ डेजिग्नेशन जो है आपके मेट्रिकुलेशन यानी 10th या 12th के मार्कशीट में या सर्टिफिकेट में जैसा नाम है आपका, आपको अपना नाम या अपने फादर का नाम बिल्कुल वैसे ही लिखना है, कोई भी चेंजेस नहीं करना है। अगली अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, जो भी कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा ऑब्वियसली उनको ट्रेनिंग पीरियड से भी गुजरना होगा, ट्रेनिंग भी आपको दी जाएगी, उसके बाद आपका फाइनल पोस्ट जो है देखा जाएगा। बाकी यहाँ पे इन्होंने फैसिलिटी प्रोवाइड के बारे में बता रखी है कि क्या क्या फैसिलिटी जो है आपको आगे चल के मिलने की एक्सपेक्टेशन होती है। जनरल फिटनेस के मामले में इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि मेडिकली जो है किन किन चीजों को लेकर चेक किया जाएगा, तो ये जो है आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। अगर ये सारी चीजें ठीक है देन आप शुरू से मतलब चीजों को देख सकते हैं और देख सकते हैं कि यस अप्लाई करने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत है। नेशनलिटी के बारे में बता दिया है कि हाँ आपका इंडियन सिटीजन होना जरूरी है या फिर आप नेपाल, भूटान, तिब्बत रिफ्यूजी ये सब जो है मतलब अगर आपके पास है इनमें से कोई भी अगर आप सिटीजनशिप रखते हैं तो इन दैट केस आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी एज वैकेंसी एज जो है एज लिमिट 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग जो है देखी जाएगी। यहाँ पे इन्होंने डिटेल में एज लिमिट को रखा है जो कि मैक्सिमम एज लिमिट जो है मिनिमम टू मैक्सिमम एज जो है 18 से लेके 33 साल तक का रखा गया है। और ये जो रिलैक्सेशन है ये लगभग दिस इंक्लूड अ रिलैक्सेशन ऑफ 3 इयर्स इन एज। ठीक है, इसमें 3 ईयर का रिलैक्सेशन ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया गया है। और ये जैसे कि आप देख सकते हैं अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी एनसीएल के लिए, एससी एसटी के लिए ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। ठीक है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा अपने पर्टिकुलर कैटेगरी के अकॉर्डिंग कि हाँ आपका कौन सा एज लिमिट यहाँ पे बैठ रहा है। बाकी जो भी एज का कैलकुलेशन है मेक श्योर वो 1 जनवरी 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग ही, मतलब जो लास्ट आपका एज लिमिट देखी जाएगी वो 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग ही कंसिडर की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे अगेन फिर से बता के रखा है कि एज रिलैक्सेशन अपर लिमिट या मैक्सिमम एज लिमिट कितनी हो सकती है। तो यहाँ पे इन्होंने जो है अकेले अकेले भी बता के रखा है फॉर डिफरेंट कैटेगरी इन डिफरेंट कंडीशन, तो इसको भी आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा क्योंकि ऑब्वियसली लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन जो इन जनरल एज क्राइटेरिया था वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट जैसे कि यहाँ पर मेंशन है
कि जो बच्चे ऑब्वियसली रिजल्ट के लिए अपना वेट कर रहे हैं और रिजल्ट वो 2 फरवरी 2025 से पहले नहीं जमा कर सकते हैं, उनको अप्लाई नहीं करना है। इन सारे कैंडिडेट्स के लिए जो है 500 की फी रहने वाली है। एंड पीडब्ल्यूबीडी, फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन, एससी एसटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी या ईबीसी के लिए जो है 250 रुपए की फी रहने वाली है। और बाकी जो इनमें इन कैटेगरी में नहीं आए उनकी फी जो है 500 रहने वाली है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। ओके, इसके अलावा ऑनलाइन मोड में ही आपको एक तरीके से पेमेंट भी करना है, किसी और मोड में नहीं करना है। अब यहाँ पे जो चीजें मेंशन की हैं वो आप एक बार देख सकते हैं, क्योंकि क्या क्या क्राइटेरिया है उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है एक तरीके से। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पोर्शन। अगर आप ऑलरेडी कहीं पे सर्व करें, आप ऑलरेडी कहीं पे एम्प्लॉयड हैं, तो इन दैट केस आपको एनओसी जो है प्रेजेंट करना पड़ेगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपको ऑलरेडी समझा दिया मैंने कि कैसे रहने वाला है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है कि सीबीटी होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, एंड देन मेडिकल, एंड देन आपका ट्रेनिंग होगा। ठीक है, ओके। इसके अलावा बोला गया है कि द क्वेश्चन पेपर फॉर द सिंगल स्टेज सीबीटी जो है वो 90 मिनट का होगा, 90 मिनट ड्यूरेशन का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, और 120 मिनट का होगा पीडब्ल्यूबीडी के लिए, एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए जो है दैट इज 90 मिनट का होगा। क्वेश्चन आपके एमसीक्यू टाइप ही होंगे, और सिंगल स्टेज एमसीक्यू लिया जा सकता है, मल्टीपल स्टेज के अगर दैट इज सीबीटी होते हैं तो उस केस में जो है नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा। सेक्शन वाइज मार्क्स जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि प्रोफेशनल एबिलिटी से जो है 50 क्वेश्चन होंगे, मार्क्स अलॉट किए जाएंगे 50, क्योंकि एक एक मार्क्स के एक एक क्वेश्चन है। जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से जो है 15, मैथमेटिक्स से 10, जनरल साइंस से 10, इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। नेगेटिव जो है 1/3 किया जाएगा, पॉजिटिव 1 नंबर दिया जाएगा। और ये चीज यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि हर एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स कैरी करेगा, नेगेटिव 1/3 होगा। ओके, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको ऑब्टेन करने होंगे क्वालिफाइंग रेंज में आने के लिए, तो ऑब्वियसली जो मेंशन किया गया उससे ज्यादा ही करंट की कट ऑफ यहाँ पे भी रिलीज की जाएगी। सो मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स एलिजिबल इन द वेरियस कम्युनिटी, जैसे कि अनरिजर्व को 40% स्कोर करना है या 40% से ज्यादा करना है, रादर टू से ईडब्ल्यूएस 40, ओबीसी जो है 30%, एससी 30%, एसटी 25%। ठीक है, इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन का मेंशन कर दिया है कि मल्टीपल शिफ्ट में अगर एग्जाम होता है, मल्टीपल सीबीटी करवाए जाते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ओके, ये भी हमने देख लिया। नेक्स्ट, जैसे कि बोला गया है फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी, टीजीटी, पीटीआई एंड प्राइमरी टीचर या असिस्टेंट टीचर या जूनियर स्कूल पीआरटी, द रिक्रूटमेंट शैल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ सीबीटी एंड टीचिंग स्किल टेस्ट विद द रेशियो ऑफ 85:15। ठीक है, तो ये रेशियो दैट इज 85:15 का रेशियो जो है एक तरीके से देखा जाएगा, दैट इज 85 सीबीटी का, 15 जो है आपका इंटरव्यू का देखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वेरियस आरआरबी के वेबसाइट के बारे में मेंशन कर दिया गया है, जैसे कि अहमदाबाद, चेन्नई, मुजफ्फरपुर, अजमेर, गोरखपुर, पटना, बेंगलुरु, गुवाहाटी, प्रयागराज, भोपाल, जम्मू श्रीनगर, रांची, भुवनेश्वर, कोलकाता, सिकंदराबाद, बिलासपुर, मालदा, सिलीगुड़ी, चंडीगढ़, मुंबई, त्रिवेंद्रपुरम। ठीक है, ये सारे, और ये जो लिंक दिए गए ना, ध्यान रखिएगा, इन्हीं लिंक, यही सारे जो है ओरिजिनल लिंक है इनके, क्योंकि अभी बहुत सी फेक वेबसाइट भी क्रिएट कर दी गई है ताकि कैंडिडेट से पैसे हथियाए जा सके। तो इन सारी वेबसाइट के द्वारा ही आपको अप्लाई करें। जैसे मान लीजिए अगर आप चेन्नई जोन में इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए वेबसाइट ये होने वाला है, या फिर आप मान लेते हैं सिकंदराबाद वाले जोन में इंटरेस्टेड हैं तो आपका वेबसाइट ये रहने वाला है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिस जोन में आप अप्लाई कर रहे हैं चांसेस ज्यादा है कि आपको उसी जोन में जो है एक तरीके से जॉब मिलेगी, यानी आपको पोस्ट किया जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पर एक तरीके से ये हमने डिस्कस कर लिया, जो भी मेन पॉइंट है मैं आपको वही बता रही हूँ। ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा सिग्नेचर का क्या साइज होना चाहिए, किस तरीके से उन्होंने मांगा है, रिसेंट फोटोग्राफ की क्या इन्होंने चीजें मांगी है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया है ऑलरेडी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया गया है, एक तरीके से आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है। अब क्योंकि पोस्ट इतने सारे हैं कि हर एक पोस्ट का ऑब्वियसली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताना, मतलब 1 by 1 जो है समझाना मुश्किल है, क्योंकि पोस्ट यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो आपको करना क्या है, मान लीजिए जैसे कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं दैट इज द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी, दैट इज इन कॉमर्स। ठीक है, तो इन दैट केस आप देख सकते हैं आपका पे स्केल 8 रहने वाला है। कितना पे किया जाएगा, दैट इज 47,600। ठीक है, इसके अलावा मिनिमम एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, सब कुछ बता के रखा है। तो जैसे कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में मेंशन किया गया है। आप कैटेगरी नंबर 7 देखिए, यहाँ पे जो है पीजीटी बायोलॉजी का पोस्ट निकाला गया है फॉर इंग्लिश मीडियम। सैलरी आपकी 47,600 हो सकती है, मिनिमम एज लिमिट 18 रहनी चाहिए, मैक्सिमम 48। और अगर हम एजुकेशनल डिग्री की बात करें तो बोला है यहाँ पे आपके पास
2-year integrated postgraduate MSc course of Regional College of Education of NCERT in botany, zoology, life science, bioscience, genetics, microbiology, biotechnology, molecular biology, plant physiology, provided that they have studied botany and zoology at graduation level. तो अगर आपका मास्टर इन डिपार्टमेंट में है लेकिन आपने बीएससी में बैचलर में जो है बॉटनी और जुअलॉजी पढ़ा हुआ हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये है पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि आपके पास मास्टर डिग्री हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट दैट इज इन आइदर बॉटनी, जुअलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्रोवाइडेड दैट दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड जुअलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। यहाँ पे भी सेम है कि अगर आपका मास्टर यहाँ पर मतलब इन सारी कैटेगरी में होके रखा है लेकिन आपका ग्रेजुएशन में जो है बॉटनी एंड जुअलॉजी पढ़ा हुआ रहना चाहिए। इसके अलावा आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, इंग्लिश मीडियम में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो पहले केस में 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी की बात की गई है और दूसरे में जो है मास्टर डिग्री की बात की गई है लेकिन साथ साथ में आपके पास बीएड भी होना चाहिए। इन दोनों में से कोई भी है यानी आइदर दिस और आइदर दिस, कोई भी अगर आप क्वालिफिकेशन होल्ड करते हैं तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं बशर्ते जो मैंने बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताई जैसे कि हो गया एज लिमिट, इसके अलावा डिग्री का पूरा केस की कब तक डिग्री आ जानी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर दैट इज पीजीटी बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम, ये स्पेसिफिकली मेल के लिए है, सैलरी सेम रहने वाली है, एज लिमिट जो है मैक्सिमम 48 मिनिमम 18 रहने वाली है। अगर यहाँ भी देखा जाए ना तो सारा का सारा एलिजिबिलिटी सेम दिया गया है, आपका भी बॉटनी या जुअलॉजी ग्रेजुएशन लेवल में होना चाहिए और दूसरी क्राइटेरिया में जो है बीएड की मांग की है और इंग्लिश मीडियम में आपकी प्रोफिशिएंसी होना जरूरी है और कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना जरूरी है। तो ये है कैटेगरी 8। ठीक है, पेज नंबर 58 में जो है आप ये दो पोस्ट देख सकते हैं जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं इस पे अप्लाई करने में। इसके बाद अगर हम बाकी देखते हैं, यहाँ पे टीजीटी का पोस्ट आ गया दैट इज टीजीटी बायोलॉजी दैट इज इन इंग्लिश मीडियम, पे स्केल जो है 44,900 रहने वाली है, मिनिमम 18 ईयर्स का एज, मैक्सिमम 48 ईयर्स का। अब यहाँ पे जो है बहुत वैरायटी ऑफ क्वालिफिकेशन मांगा है, जैसे कि पहला क्वालिफिकेशन है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए दैट इज इन बायोलॉजी और 2 साल का आपने डिप्लोमा कर रखा हो इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाई वॉट एवर नेम नो। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्री आपने डिप्लोमा करके रखा है वो किसी भी नाम से हो सकता है, अगर ऐसा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा देखिए, आपके पास एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए दैट इज इन ग्रेजुएशन जो कि आपने बायोलॉजी डिपार्टमेंट से ही किया हुआ हो या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो बायोलॉजी में, जुअलॉजी में, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्रोवाइडेड दैट दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड जुअलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल एंड बीएड, या फिर आपके पास 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आपने इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट में किया हो और आपने ग्रेजुएशन लेवल में जुअलॉजी बॉटनी पढ़ा हुआ रहना चाहिए और आपके पास बीएड रहना चाहिए तो आप एलिजिबल हैं। तीसरा केस देखिए, आपने ग्रेजुएशन किया हो बायोलॉजी में 45% मार्क्स के साथ एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन दैट इज 1 साल का आपका बीएड हो इन अकॉर्डेंस विद द एनसीटीई, ये चीज जो है एक तरीके से कंसिडर की जाएगी रिगार्डिंग इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम इन दिस रिगार्ड। ठीक है, 7th देखिए, मतलब कि इन्होंने 7 क्राइटेरिया दे दिया है, अब आप इनमें से जिस भी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा डिटेल आपको पढ़ लेना है। ठीक है, मैं पेज नंबर बताती जा रही हूँ क्या क्या यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आप इसको गो थ्रू करेंगे तो आपको एक अच्छे से आइडिया लग जाएगा। ठीक है, सो पेज नंबर 73 हमारा नेक्स्ट टारगेट। नेक्स्ट देखिए, उसके अलावा है टीजीटी पीसीबी। ठीक है, इसके लिए भी दैट इज पेज नंबर 75, इसको भी आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे। इसमें भी मैंने देखा है कि साइंस के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। अच्छा, इसके अलावा मान लेते हैं कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है जिन्होंने फिजिक्स करके रखा है, ठीक है, फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, तो बहुत से पीजीटी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एज वेल एज मैथ्स के लिए भी यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट दी गई है। तो अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट होती है ना तो आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप किसी अपने ऐसे कजन को या फ्रेंड को जानते हो जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स में डिग्री होल्ड करके रखी हो और उनको इससे बेनिफिट हो सकता है तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट पेज था 75 जिसको कि आप एक तरीके से देख सकते हैं। अगला हो गया टीजीटी साइंस में, पेज नंबर हो गया आपका 78। यहाँ पे भी देखिएगा, यहाँ पे भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऐसी है कि अगर आपने स्पेशली कोई टीचिंग कोर्स या फिर टीचिंग सर्टिफिकेट अगर रख रखा है, यानी स्पेसिफिक स्पेशल कोर्स या फिर डिग्री जो कि टीचिंग के लिए होती है, अगर वो आपने कर रखा है तो आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे भी आराम से मिल जाएगी।
तो 78 पेज नंबर। देन आपका चला आता है यहाँ पे, ओके यस, पेज नंबर 90 दैट इज पीजीटी साइंस के लिए, सॉरी इट्स नॉट पीजीटी, दैट इज प्राइमरी टीचर फॉर साइंस। तो यहाँ की एलिजिबिलिटी और भी ज्यादा शॉर्ट है और यहाँ पे आपसे डिप्लोमा मांगा है, ठीक है, तो ये भी आप देख लेंगे अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। यहाँ की पे स्केल आपकी दैट इज 35,400 रहने वाली है। मिनिमम एज लिमिट 18, मैक्सिमम 48 रहने वाली है। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन से आरआरबी में जो है इनकी वैकेंसी निकली है, तो आपको एक रफली आइडिया मिल पाएगा। ओके चलिए अब देख लेते हैं कौन से आरआरबी ने निकाला है इनके लिए पोस्ट। जैसे आरआरबी भोपाल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके लिए दैट इज पीजीटी बायोलॉजी के लिए एक पोस्ट निकाली गई है एंड टीजीटी साइंस के लिए जो है यहाँ पर 4 पोस्ट निकाली गई है, ठीक है, तो इसको आप एक बार देख लेंगे, पेज नंबर 96। नेक्स्ट यहाँ पे आरआरबी भोपाल में जो है लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए भी पोस्ट है, जिसके लिए टोटल जो सीट है वो है 2। तो इसके लिए भी कुछ साइंस के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, तो वो भी एक बार चेक कर लेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कमिंग टू दी आरआरबी बिलासपुर, यहाँ पे जो है आपको पीजीटी बायोलॉजी के लिए पोस्ट खाली है दैट इज 1, और टीजीटी पीसीबी के लिए दैट इज 3, और टीजीटी साइंस के लिए 9 सीट एंड लैब असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 3 सीट है, तो इसको भी देख लेंगे अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। पेज नंबर जो है 98। नेक्स्ट आरआरबी चेन्नई की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो है टीजीटी साइंस के लिए पोस्ट है जो कि है टोटल 6, और लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए है जो कि है 4, ठीक है, पेज नंबर 99। नेक्स्ट आरआरबी गोरखपुर में जो है यहाँ पे आपको पीजीटी बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम के लिए पोस्ट है टोटल 3, और टीजीटी साइंस के लिए जो है यहाँ पर है टोटल पोस्ट 2, पेज नंबर 100। नेक्स्ट आरआरबी गुवाहाटी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो पीजीटी बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम के लिए है 3, और टीजीटी पीसीबी के लिए जो है यहाँ पर है 6। अच्छा यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा था फिजिक्स केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे बहुत से पोस्ट अवेलेबल हैं, तो वो भी एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैथ्स के लिए है, टीजीटी मैथ्स के लिए है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे और भी अगर आप चेक करते हैं तो और भी आपको बहुत से अलग अलग डिपार्टमेंट मिल जाएंगे, लाइक केमिस्ट्री फिजिक्स, अलग अलग आरआरबी में जो है इसके लिए पोस्ट दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है आरआरबी गुवाहाटी, जिसमें कि पीजीटी सॉरी प्राइमरी टीचर साइंस के लिए पोस्ट है, जिसमें टोटल पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं 3। अगला अगर हम देखते हैं दैट इज आरआरबी कोलकाता के बारे में, तो यहाँ पे जो है पीजीटी बायोलॉजी का पोस्ट है 3 है सीट, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इन बायोलॉजी दैट इज टीजीटी बायोलॉजी के लिए है 2, एंड टीजीटी साइंस के लिए यहाँ पर 1 और 6 पोस्ट है, ठीक है। अच्छा ऐसा नहीं है कि जिस स्टेट में आप हैं उसी स्टेट के आरआरबी में आपको अप्लाई करना है, आप किसी भी स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपका जो पोस्ट होगा, मतलब कि आपको जो जॉब मिलेगी वो उसी स्टेट में मिलेगी, तो इस बात का ध्यान रखें। तो आपको ये भी देखना होगा कि आप जिसके लिए एलिजिबल हैं वो पोस्ट एक्चुअल में कौन से आरआरबी ने रिलीज की है, और जहां पे ज्यादा सीट है वहां पे अप्लाई करेंगे तो मे बी थोड़े से चांसेस आप मैक्सिमाइज कर पाएंगे सिलेक्शन के लिए। प्राइमरी रेलवे टीचर का भी पोस्ट है जिसके लिए भी मैक्सिमम स्टूडेंट एलिजिबल है, 3 पोस्ट है, लैब असिस्टेंट के लिए है टोटल 7, ठीक है, ये आरआरबी कोलकाता का ही चल रहा है। आरआरबी मालदा की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पीजीटी बायोलॉजी के लिए जो है 1 पोस्ट है, टीजीटी बायोलॉजी के लिए अगेन 1 पोस्ट, एंड टीजीटी सॉरी हाँ पीसीबी के लिए जो है यहाँ पर है दैट इज 1 पोस्ट, पेज नंबर 104। ऑल दो मैं इसको शेयर कर दूंगी टीचिंग पाठशाला के टेलीग्राम चैनल पे, तो आपको मिल जाएगा ये। इसके अलावा टीजीटी साइंस के लिए जो है मालदा में ही दैट इज 3 सीट है, और प्राइमरी रेलवे टीचर के लिए भी मैक्सिमम स्टूडेंट एलिजिबल है, तो दैट इज 4 सीट है, इनकेस अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो। इसके अलावा आरआरबी मुंबई के बारे में बात कर लेते हैं। पीजीटी बायोलॉजी में जो है अगेन यहाँ पे 1 सीट है, टीजीटी साइंस में यहाँ पर 7 सीट है, और रेलवे प्राइमरी रेलवे टीचर के लिए यहाँ पे 11 सीट है। ओके इसके अलावा आरआरबी पटना का देख लेते हैं। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट दैट इज पीजीटी बायोलॉजी के लिए यहाँ पे 2 सीट है। इसके अलावा जैसे हमने कहा था केमिस्ट्री फिजिक्स का भी डिपार्टमेंट है, ठीक है, और भी आरआरबी में इसके डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा टीजीटी बायोलॉजी के लिए यहाँ पे अगेन 3 पोस्ट है, एंड टीजीटी साइंस के लिए जो है यहाँ पर 2 पोस्ट है, पेज नंबर 106। आरआरबी प्रयागराज का देख सकते हैं आप, यहाँ पे अगेन पीजीटी बायोलॉजी मेल एज वेल एज जनरल, इसके अलावा पीजीटी केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे पोस्ट है, फिजिक्स के लिए भी हैं, एंड टीजीटी बायोलॉजी के लिए भी है यहाँ पे, ठीक है, पेज नंबर 107। नेक्स्ट प्रयागराज में आप देख सकते हैं प्राइमरी रेलवे टीचर के लिए पोस्ट है, वो भी है टोटल 17 पोस्ट। और आरआरबी रांची की बात कर लेते हैं। यहाँ पे टीजीटी बायोलॉजी के लिए 1 पोस्ट, और टीजीटी पीसीबी के लिए है यहाँ पे टोटल 5 पोस्ट। ओके तो इसके साथ जो है देखिए हमने
ये सारा सारा पोस्ट देख लिया, विथ पेज नंबर मैंने आपको बता दिया ताकि आप अच्छे से एक तरीके से सर्च कर पाए और अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख पाए। तो एक बार इसको अच्छे से गो थ्रू कीजिएगा कि हाँ आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या आ रही है, क्योंकि बच्चे जो है पढ़ना नहीं चाहते हैं। मतलब इतना हेल्प करने के बाद भी मुझे पता है कुछ ना कुछ कमेंट सेक्शन में आया, मैम मैंने ये करके रखा है, क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो इसी के लिए मैं आपको ये पीडीएफ दे रही हूँ, इसको एक बार गो थ्रू कीजिए। जो जनरल सेक्शन है वो मैंने आपको दे दिया कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, क्या क्या चीजें कंसीडर की जाएंगी, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक नहीं है ना, मल्टीपल है, ठीक है। तो इसलिए आपको एक बार गो थ्रू करना है। मेरा काम था आपको इन्फॉर्म करना कि ऐसा कुछ पोस्ट निकला है। अब ये पीडीएफ को भी मैं हाईलाइटेड पोर्शन में शेयर कर दे रही हूँ, इसकी वजह से जैसे कि टोटल जो है यहाँ पे पीडीएफ में 109 पेजेस है, समझ रहे हैं आप, 100 से भी ज्यादा पेजेस है। इसमें भी मैं आपको हाईलाइट करके दे रही हूँ कि क्या क्या चीजें आपको एक बार गो थ्रू करनी है अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। इससे जुड़े सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और ये इसका पीडीएफ जो है आपको टीचिंग पाठशाला के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको अपने उन दोस्तों के साथ या उन आप कह सकते हो कजन्स के साथ या फिर जिनको आप जानते पहचानते हैं उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं जो इनके लिए एलिजिबिलिटी होल्ड करते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।